नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, जिसको मॉक टेस्ट का नाम हमने दिया है, वो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। बस आपको हमारे साथ इस चैनल पर बने रहना होगा और अच्छे से चीज़ों को समझना होगा। और जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, उसको नोट डाउन करके एक कॉपी में लिख लीजिए। निश्चित रूप से पीसीएस आते आते, बीईओ आते आते और आरओ आते आते आपका बहुत सारा प्रश्न तैयार हो जाएगा, जिससे लास्ट समय में आप रिवीजन आसानी से कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ये जो पहला प्रश्न है, ये हड़प्पा सभ्यता से मैंने लिया है और इसमें जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल से और उसमें जो साक्ष्य पाए गए हैं उसके बारे में लिखा है। लेकिन इन चारों में से कोई एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे चांदी के मुकुट के साक्ष्य कुड़ाल में पाए गए, मिट्टी का हल धौलावीरा में पाया गया, वक्राकार ईंटें चनहूदड़ों में पाई गई, या शल्य चिकित्सा प्रमाण कालीबंगा में पाया गया। इन चारों में से अगर हम बात करें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी, मिट्टी का हल। ये धौलावीरा से ना मिलके बनवाली से मिला है, या जिसको बनावली का नाम दिया गया है। बनावली जो कि हिसार, हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बनावली से ही मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बनावली एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नगर था जहां पर जल निकास प्रणाली का अभाव भी था। ओके, इसके अलावा चांदी के मुकुट कुड़ाल से, ये भी हरियाणा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वक्राकार ईंटें चनहूदड़ों से, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। शल्य चिकित्सा प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही प्रश्नों का सही उत्तर बताइए। कथन मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला कथन है, ऋग्वैदिक काल पितृसत्तात्मक होते हुए भी स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। दूसरा कथन है, जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी। सोच के बताइए इसमें कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऋग्वैदिक काल पितृसत्तात्मक था, नो डाउट। लेकिन पितृसत्तात्मक होते हुए भी स्त्रियों की दशा वहाँ पर बहुत ही अच्छी थी। स्त्रियां, जो ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी संस्था थी, सभा और समिति, इसके अलावा विदथ, उसमें भी स्त्रियां भाग लेती थीं। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों को नियोग प्रथा करने का अधिकार था। स्त्रियों को पुनर्विवाह करने का अधिकार था। स्त्रियों को बहुपति विवाह करने का अधिकार था। स्त्रियों को यज्ञ में शामिल होने का अधिकार था। इन सब चीज़ों से ये पता लगता है कि स्त्रियों की दशा वहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, जबकि ऋग्वैदिक काल पितृसत्तात्मक था। इसके अलावा जो दूसरा है, जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी, वो बिल्कुल सही है। तो यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से संगम काल का एकमात्र व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। संगम काल, जो कि बहुत ही प्राचीन काल है, ईसा पूर्व में था ये, इसका एकमात्र व्याकरण ग्रंथ तोलक्कापियम है। तोलक्कापियम, इसके लेखक तोलक्कापियर हैं और ये संगम साहित्य का उपलब्ध एकमात्र प्रमाणिक व्याकरण ग्रंथ है। बाकी जो आप तीनों देख रहे हैं, मणिमेखले, शिलप्पादिकारम और जीवक चिंतामणि, ये भी संगम साहित्य के ही ग्रंथ हैं, लेकिन ये महाकाव्य हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, जब मगध का उत्कर्ष हुआ तो उस समय पहला वंश आया हर्यक, जिसको पितृहंता वंश कहा गया। दूसरा वंश आया शिशुनाग वंश और तीसरा वंश आया नंद वंश। इन तीनों वंश में एक जो बीच वाला वंश था, शिशुनाग वंश, इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ऑप्शन सी सही होगा। और इसी का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था कालाशोक, जिसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। ये जैन तीर्थंकरों से संबंधित है। इसमें देखिए, जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से 21वें, 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर का नाम दिया गया है, लेकिन एक कोई सही सुमेलित नहीं है। आपको वही बताना है। इसका जो सही जवाब होगा, देखिए, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बिल्कुल सही हैं। इसको तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे और पढ़े भी होंगे। 24वें और 23वें भी पढ़ते हैं लोग, पार्श्वनाथ। 21वें और 22वें मैं बता रहा हूँ। 22वें जैन तीर्थंकर अष्टनेमी बिल्कुल सही हैं, तो पहला ही गलत होगा। 21वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ ना होकर नेमीनाथ हैं। नेमीनाथ 21वें जैन तीर्थंकर थे। और रही बात शीतलनाथ की, शीतलनाथ 9वें जैन तीर्थंकर थे। शीतलनाथ 9वें जैन तीर्थंकर थे।
ओके, तीर्थंकर का मतलब है कि जैन धर्म को प्रसारित करने वाला। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित अशोक राम विहार कहाँ पर स्थित था? देखिए, अशोक राम विहार बहुत ही फेमस है। अशोक राम विहार बहुत ही फेमस है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहीं पर तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के काल में आयोजित की गई थी और ये पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, पाटलिपुत्र। अगला है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? देखिए, गुप्तों के बारे में अगर हम सिक्कों का इतिहास देखें तो गुप्तों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के तो इंडो ग्रीक ने जारी किए, लेकिन गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन उसमें से सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम एक शासक था, उसने गुप्त काल में सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। हालांकि उसमें ये उल्लेख नहीं मिलता है कि वो किस प्रकार के सिक्के थे, लेकिन संभवतः ये माना जा सकता है कि वो सोने के सिक्के ही रहे होंगे। और चंद्रगुप्त पहले के जो शासक थे, खासकर घटोत्कच और श्रीगुप्त, इसने किसी भी प्रकार के सिक्के जारी नहीं किए थे। ठीक है, अगला है, चाणक्य के सप्तांग सिद्धांतों में कौन शामिल नहीं है? देखिए, चाणक्य या जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने सप्तांग सिद्धांत को में बताया है कि राज्य को इन 7 चीज़ों की आवश्यकता होती है। राज्य इन 7 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 7 तत्व कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये 7 उनके राज्य के अंग हैं जो मिलकर किसी राज्य का एक सुदृढ़ीकरण करते हैं, अच्छे से निर्माण करते हैं। और उन सप्तांग सिद्धांतों में क्षमा नहीं शामिल है। ऑप्शन बी सही होगा, क्षमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को उसके नासिक अभिलेख में क्षहरात वंश का विनाशक कहा गया है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंध्र सातवाहन वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा था, बहुत ही सबसे पराक्रमी शासक था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसको एका ब्राह्मण भी कहा जाता है, उसकी उपाधि थी। इसी को नासिक अभिलेख में, उसी के नासिक अभिलेख में क्षहरात वंश का विनाशक कहा गया है, क्योंकि इसने क्षहरात वंश के प्रसिद्ध शक शासक नहपान और ऊषावदत्त की हत्या की थी। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, तमिल रामायण के रचयिता कवि कंबन किसके दरबार में रहते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिल रामायण की रचना कवि कंबन ने ही की है और ये चोल चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक या चोल चालुक्य वंश के संस्थापक कह लें, कुलोतुंग प्रथम के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इसके अलावा अपने कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। रही बात, BEO टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। GS हिंदी और करंट अफेयर्स की बेहतरीन PDF नोट्स भी हमारे चैनल पर लगातार प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग लेकर उसको आसानी से कोई भी परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों के लिए 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए संपर्क करना है। आपको नोट्स भी मिल जाएगी, BEO टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, उसकी सारी जानकारी यहीं पर मिलेगी। ठीक है, नमस्कार।